नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के ऑल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 10 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सेट हमारा 1 है। आज से लगातार वीडियो अपलोड की जाएगी। इससे पहले हम हिस्ट्री का अपलोड कर दिए हैं सेट 1, तो आप लोग वहाँ पे जाकर ज़रूर देखिएगा और वो सब्जेक्टिव है, ठीक ना? तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और दीर्घोत्तरीय में जो लास्ट वाला प्रश्न है 10 नंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे। तो चलिए पहला हमारा लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न है हमारा कि कोई दो नकदी फसलों के नाम बताइए। कोई दो नकदी फसल के नाम बोलने बोला है। पहला है धान और गन्ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर टू है कि नगर एवं महानगर को परिभाषित कीजिए। नगर और महानगर की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना, 1 नंबर में, सॉरी। तो चलिए, नगर एक नगर जिसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास हो, उसे क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। ऐसा नगर जिसका जनसंख्या 1 लाख से आसपास हो, उसे क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। वही बात करें महानगर की, तो महानगर ऐसा नगर जिसकी संख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो, उसे महानगर कहते हैं। इसमें कुछ बस एक बार पढ़िए, याद ही याद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ऑप्शन। अगले प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताए। तो पहला है झरिया, रानीगंज और बोकारो। ये तीनों क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हस्तांतरित कृषि क्या है? यह कहाँ कहाँ की जाती है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अथवा हस्तांतरित कृषि की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। इन दोनों प्रश्नों में एक भी प्रश्न पूछे, आंसर एक ही लिखना है, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर लिख देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में, ठीक ना। हस्तांतरित कृषि एक प्राचीन खेती पद्धति है। इस प्रकार की खेती वनों को जलाकर भूमि को साफ की जाती है और उस पर कुछ वर्ष तक खेती की जाती है। देखिए, इस प्रकार की कृषि एक प्राचीन खेती पद्धति है, ठीक ना। इस प्रकार कृषि में वनों को क्या करता है? जलाकर भूमि साफ कर देती जाती है और उस भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, जब तक वहाँ पे उर्वरता की जो है समाप्ति न हो जाती है। तब कृषक उस क्षेत्र को छोड़ देता है। जब उस भूमि का उर्वरता जो है वो समाप्त हो जाती है, तो कृषि क्या करता है? वो क्षेत्र को छोड़ देता है। चलिए इसका विशेषता देख लेते हैं। विशेषता है, यह एक सरल पद्धति है, ठीक ना। इसमें वैज्ञानिक उपकरण, उन्नति बीज, उर्वरक, सिंचाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। अगला तीसरा पॉइंट हमारा, खेती मुख्यतः खाद्यान्न फसलों की जाती है। इसमें खेती किसका? खाद्यान्न फसलों की जाती है। अगला है हमारा, कृषि प्राय खानाबदोश जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें कृषि किसके द्वारा किया जाता है? खानाबदोश जनजाति, घुमक्कड़ जिसको हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ होता है, क्षेत्र इसका। यह कृषि अमेजन बेसिन में होता है, उत्तरी पूर्वी एशिया में होता है, ब्राजील, वेनेजुएला, मध्य अमेरिका तथा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है। भारत में इसे झूम कृषि भी कहते हैं। हस्तांतरित कृषि को क्या कहते हैं? भारत में झूम कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, गेहूं के कृषि के लिए 4 अनुकूल भौतिक दशाओं का वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, विश्व में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण को व्याख्या करें। तो चलिए, पहला है गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं। पहला है तापमान पॉइंट। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए लगभग 20 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है, ठीक है। गेहूं के लिए कितना? 20 डिग्री जो तापमान है वो उपयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट हमारा, वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यकता होती है। और देखिए, गेहूं की खेती के लिए कितना? 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा क्या होता है? वो पर्याप्त होता है। और जहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट, मिट्टी। गेहूं
के लिए दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहूँ उत्पादन के लिए क्या है, जलोढ़ और जो वो दोमट मिट्टी है वो सब बहुत ही सब अच्छा माना जाता है। चौथा पॉइंट हमारा पकने का समय। फसल पकते समय शुष्क और साफ मौसम का आवश्यक होता है और गेहूँ जो है पकते समय गेहूँ को शुष्क एवं साफ मौसम आवश्यक है, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट है मेरा, विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अमेरिका, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आदि, ठीक ना। अब भारत में जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि, ठीक ना। ये सभी है। तो आप सब एक बार लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए तो 100% याद हो जाएगा आपको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लोहे का हमारा जीवन में महत्व और उपयोग बताइए, ठीक ना। दूसरा अथवा ये पूछा जा सकता है, लोहे का प्रयोग जो है सर्वाधिक क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन का चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर जो है बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप सबको बताते हैं, जो कि एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर, लोहे आधुनिक सभ्यता की प्रतिनिधित्व धातु है। औद्योगिक विकास का आधार लोहा ही है। कारखानों की स्थापना, मशीन का निर्माण, परिवहन के साधन का विकास तथा भवनों का निर्माण लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी में क्या है, लोहे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज किसी देश की प्रगति का स्तर उसके द्वारा लोहे की खपत से मापा जाता है और आज की किसी भी देश की प्रगति का जो स्तर है किससे नापा जाता है, तो लोहे की खपत से। अगला पॉइंट हमारा कि लोहे का प्रयोग सर्वाधिक होने के क्या कारण, कुछ विशेष गुण, ठीक ना। तो जो लोहे के प्रमुख गुण, पहला लोहा मजबूत होता है, किस लिए उपयोग किया जाता है सर्वाधिक, ठीक है, ये पूछा गया। तो लोहा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। हथौड़े से पीटकर इसे भिन्न आकार दिया जा सकता है, इस तरह तार के तरह इसे बनाया जा सकता है। इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सुलभ एवं कम लागत लोहा आसानी से उपलब्ध होता है। कम लागत में लोहा आसानी से मिल जाता है। ये सब इसका क्या है, गुण है। अब इसका उपयोग बता देते हैं। लोहे का उपयोग कृषि के यंत्रों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मशीनों एवं औद्योगिक उपकरणों में इसका निर्माण किया जाता है। रेल, पुल, सड़क एवं भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हथौड़ियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हथियारों का निर्माण में। अगला हमारा है बर्तन एवं दैनिक उपयोगों की वस्तुओं के निर्माण में। ये बस आपका एक बार माइंड सेट कर लीजिएगा कि हाँ, इसका आंसर ये ऐसा-ऐसा है। तो लोहे का जीवन देखिए, लोहे का सबको उपयोग क्या करता है, तो आप सबको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना? इन सभी कारणों से लोहा मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण जो है उपयोगी धातु है। इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, उन्हें द्वितीयक क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका उत्तर जो है हम आसान और सरल भाषा में देते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त जो कच्चे माल को रूप बदलकर तथा उपयोग अधिक मूल वस्तु वहाँ बनाने वाले क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। देखिए, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चे माल मिलते हैं उसका रूप बदलकर उसको अधिक मूल्य बनाने वाला वस्तु को क्या कहते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे गन्ना से चीनी, कपास से सूती वस्त्र बनाना, लोहे आयस्क से इस्पात बनाना, ये सभी क्या है? ये है। इन्हें द्वितीयक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलापों के बाद दूसरे चरणों में किए जाते हैं, अतः इसे द्वितीय क्रिया का कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद जरूर कीजिएगा। चलिए ये थे शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, संसार के किन भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना। चलिए इसका उत्तर आसान देखते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण क्या समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है तो क्या कुछ क्षेत्रों में बहुत ही कम पाया जाता है। यह निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित है। तो चलिए देखते कौन कौन से कारक है। तो पहला है हमारा भौगोलिक कारक, ठीक है। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, जहाँ ज, जल जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में नदियाँ, झील और पानी आसानी से उपलब्ध होते हैं वहाँ क्या होता है, जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। इसी कारण से क्या है, विश्व के नदी घाटी क्षेत्र क्या है, अधिक आबादी वाला क्षेत्र होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें भौतिक कारक में जलवायु, ठीक है। जिन क्षेत्रों में जलवायु ना बहुत अधिक ठंडी होती है और ना बहुत अधिक गर्मी होती है वहाँ रहना क्या है, बहुत ही आसान होता है। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या जनसंख्या घनत्व क्या है, वो बहुत ही अधिक है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट की बड़ा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 कि भू आकृति, ये जो भौतिक कारक का तीसरा है, ठीक ना।
मैदानी क्षेत्र में खेती, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। अगला है हमारा आर्थिक कारक। ठीक, आर्थिक कारक में खनिज और उद्योग। खनिज उद्योग जो जानते हैं, जिन क्षेत्रों में खनन और उद्योग होते हैं वहाँ रोजगार के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक पाया जाता है। अगला हमारा नगरीकरण। नगरों में अच्छी सुविधाएं, रोजगार, जीवन की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसी कारण से लोग क्या शहर को आकर्षित होते हैं और वहाँ जनसंख्या क्या होता है, घनी हो जाती है। लास्ट हमारा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। लोग ऐसे स्थानों पर बसना पसंद करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। आप सब समझ लीजिए। देखिए, पहला है हमारा भौगोलिक कारक, फिर आर्थिक कारक और बाद में धार्मिक एवं सामाजिक कारक। मैं आप तीनों लिख दीजिए। ठीक। अब जैसे कि आपका भौतिक कारक का जल का उपलब्धता हो गया, भू आकृति हो गया, जलवायु, तीन तो इम्पोर्टेंट है, आप तीन लिख लीजिए। फिर आपका आर्थिक कारक में खनिज, ठीक ना, और दूसरा खनिज उद्योग और ये फिर नगरीकरण, और धार्मिक और सांस्कृतिक कारक में ये लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। रोपण कृषि की विशेषता एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाए जाने वाले कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है, तो आप लोग याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अधिक चांस है कि आ सकता है, जग बोर्ड 2026 में जो 10 फरवरी को होने वाला है। ठीक, तो रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है जिसमें किसी एक नकदी फसलों को बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, ठीक है, रोपण कृषि के व्यापारिक कृषि, व्यापारी के लिए इस खेती को किया जाता है, जिसमें क्या किसी एक नकदी फसलों के बड़े पैमाने के खेतों पर किया जाता है, या किसी बड़े खेतों या बागानों में की जाती है, इसलिए इसे क्या होता है, बागानी कृषि कृषि भी कहा जाता है। अगला बात करें इसकी विशेषता। ठीक है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता। तो रोपण कृषि बड़े आकार के खेतों या बागानों में की जाती है। इस कृषि से प्राप्त फलों का अधिकांश भाग क्या विदेश निर्यात किया जाता है, यानी कि व्यापारी बेच दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, इसमें वैज्ञानिक तरीकों, मशीनों, उर्वरक और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। इसमें क्या था, ये जो वैज्ञानिक तरीके से इसमें उपजाया जाता है, वो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और जो उर्वरक जो होता है उत्पादन के लिए वो डाला जाता है, जैसे कि खाद मान सकते हैं हम सब। ठीक है? अगला है हमारा, इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। कई स्थानों पर स्थानीय तथा प्रवासी श्रमिक भी कार्य करते हैं। रोपण कृषि के बागान प्राय विरल वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, जहाँ की भूमि आसानी से उपलब्ध हो। और ये कृषि कहाँ किया जाता है, जहाँ पे की विरल जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, और वहाँ पे क्या है, जमीन जो है वो बहुत, भूमि जो है वो बहुत ज्यादा हो, वहाँ पर किया जाता है। अब देख लेते हैं विभिन्न देशों में उगाए जाने वाले प्रमुख रोपण फसल कौन कौन सा है। जैसे कि रबर, ये कहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया में उगाई जाती है। वही बात करें कोको, कोको जो हमारा पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाता है। कॉफ़ी, जिसे कौवा भी बोलते हैं, ब्राज़ील में मुख्य रूप से उगाया जाता है। चाय भारत और श्रीलंका में उगाए जाते हैं। और लास्ट हमारा गन्ना, गन्ना क्यूबा और जावा में उगाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सब एक बार जरूर याद कीजिएगा। ठीक है ना, लिख के, तो बहुत ही अच्छा से मेरा मानिए बात, याद जरूर हो जाएगा। अब तो आप सब बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक सूचना है हम सबके कि जो है 5 बजे हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग उसको भी देखना जरूर।